फाइबर जो है वो डिफ्यूजेट करते हैं ऑपोजिट साइड पर, और जो रिमेनिंग 25% है ना वो सेम साइड पे रहते हैं। अब जो डिफ्यूजेट करेंगे उससे हम कहेंगे कि ये लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट बन गया। तो मैंने ये जो यहाँ पे जा रहे हैं ना, ऐसे कर दें इसको, ये लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, क्योंकि हमने मेनली डिफ्यूजेशन को दिखाना है तो सेम फाइबर्स यहाँ पे अभी हम नहीं ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे पहले भी हमने इन न्यूक्लियस को अगर इनक्लोज करना है तो आप इस तरह से न्यूक्लियस को इनक्लोज भी कर सकते हैं। ये हमने इसको इनक्लोज कर दिया इसके अंदर। बाकी यहाँ पे सेंट्रल कैनाल उसको ड्रॉ कर लेते हैं। सेंट्रल कैनाल जो कि सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के साथ भी कंटिन्यूस होती है, और यहाँ टेक्टोस्पाइनल भी ड्रॉ करना चाहें तो हमें टेक्टोस्पाइनल ट्रैक भी नज़र आ जाते हैं। एक चीज़ यहाँ पे रह गई है, वो है ट्राइजेमिनल स्पाइनल ट्रैक्ट हमें नज़र आता है। स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, ये जो अलग से स्वेलिंग हमने बनाई थी, पहले हमने यहाँ पे इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल था वो बनाया था, लेकिन अब वो नहीं बनाना। यहाँ पे आएगा स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ क्रेनियल नर्व नंबर 5 हमें नज़र आएगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें यहाँ पे नज़र आती है वो है अलाइवरी ट्रैक्ट। तो पहले जो है स्पाइनल अलाइवरी ट्रैक्ट हमें यहाँ पे नज़र आएंगे, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से सुपीरियरली जा रहे हैं इंफीरियर अलाइवरी न्यूक्लियस के पास। ये पूरा ट्रैक्ट हमें पड़ा हुआ है कि उस इंफीरियर अलाइवरी न्यूक्लियस के पास जाते हैं और वहाँ से इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू जो है सेरिबेलम के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो ये वाले हो गए प्रोप्रिसेप्टिव इन्फॉर्मेशन के मेन लेके जाते हैं। और दूसरे हम यहाँ पे लाइवो सेरिबेलर ट्रैक देखेंगे, लाइवो स्पाइनल ट्रैक देखेंगे। अलाइवो स्पाइनल ट्रैक इंफीरियर अलाइवरी न्यूक्लियस से जाके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर होती है। तो ये पिंक कलर से मैंने क्या ड्रॉ किया है, स्पाइनो अलाइवरी ट्रैक्ट यानी स्पाइनल कॉर्ड से इंफीरियर अलाइवरी न्यूक्लियस के पास, और रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया है अलाइवो स्पाइनल ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। और ये पर्पल हमने यहाँ पे क्या बनाया था, लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट ये बन जाते हैं। 75% फाइबर्स होते हैं तकरीबन लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। हमारे क्रॉस सेक्शन सारे कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद अब हम इसके क्लिनिकल कोरिलेट्स को देखेंगे। अब हम क्लिनिकल कोरिलेट्स को देखने लगे हैं, तो उससे पहले ब्लड सप्लाई का पता होना हमें ज़रूरी है। ब्लड सप्लाई के लिए आप जनरली ये हमें पता है, यहाँ से वर्टिब्रल आर्टरीज़ आ रही होती हैं जो कि पोंटोमेडुलरी जंक्शन पर मिलके बेसिलर आर्टरी बना देती है, और बेसिलर आर्टरी ऊपर सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी देती है। यहाँ से वो पॉन्स के लिए पोंटाइन ब्रांचेस देती है, और नीचे मेडुला के लिए जो है आप याद रखें कि 3 आर्टरी जो हैं वो मेनली सप्लाई करती हैं इसको। एक तो वर्टिब्रल आर्टरी से यहाँ ब्रांचेस निकलेंगी और ये मिलकर एंटीरियर स्पाइनल आर्टरीज़ बना देती हैं जो कि आगे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी रन करती है। तो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, उसके बाद ये जो वर्टिब्रल आर्टरी है ये, और ये बेसिलर आर्टरी जो है एक ब्रांच देती है जिसे हम कहते हैं पाइका या फिर पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो ये पाइका, वर्टिब्रल और एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जो है ब्लड सप्लाई के अंदर शामिल होती है। अब ये कौन कौन से स्ट्रक्चर को सप्लाई करती है, तो आप ये याद रखें कि जो ये मीडियल स्ट्रक्चर्स हैं इनको सप्लाई करती है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। उसके थोड़ा लैटरली जाएं तो यहाँ पे हमें नज़र आती है वर्टिब्रल आर्टरी, इन स्ट्रक्चर्स को सप्लाई कर रही है, इन सारे स्ट्रक्चर्स को। और मोस्ट लैटरली जो है यहाँ पे पाइका सप्लाई कर रही है, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। अब हमने यहाँ पे मेनली 3 लीजन्स को पढ़ना है। पहले मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम, तो ये ज़ाहिर है मीडियन वाले स्ट्रक्चर जो डैमेज होंगे वो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी की वजह से होंगे। उसके बाद हमने लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम को देखना है, तो वहाँ पे मेनली जो है पाइका या फिर हम वर्टिब्रल आर्टरी का डैमेज भी कह सकते हैं, तो ये वाले स्ट्रक्चर जो हैं डैमेज होंगे। एक हमने आर्नल्ड चियारी सिंड्रोम पढ़ना है, तो बाकी हम आहिस्ता आहिस्ता देखते रहते हैं। पहले हम मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम को देखते हैं, तो इसको मैं ब्लैक से लीजन को ड्रॉ करूँगी। कौन कौन सी चीज़ का लीजन होता है, पहले ये हाइपोग्लॉसल नर्व इन्वॉल्व होती है। मेरे साथ साथ आप भी ट्रेस करते जाएँ। नीचे यहाँ पे ये पायरामिड यानी कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, ऊपर जाएंगे हम, इसको हमने मिला देना, ठीक है। ये चीज़ें जो होंगी हमारी डैमेज होंगी।
तो अब आप पहले देखें, यहाँ पे अगर इसका डैमेज हो रहा है हाइपोग्लॉसल नर्व का, यानी कि क्रेनियल नर्व नंबर 12, हमें पता है ये टंग के सारे मसल्स को सप्लाई करती है, और टंग के मसल में सबसे इम्पॉर्टेंट है जीनियोग्लॉसस। ये वाहिद मसल है जो कि प्रोट्रूजन ऑफ टंग करवाता है, इसे हम लाइफ सेविंग मसल भी कहते हैं। अगर तो जीनियोग्लॉसल की दोनों साइड की लीजन हो जाएगी तब तो डेथ पक्की होती है, क्योंकि ये जो है टंग प्रोट्रूड ही नहीं हो पाती, और रात को सोते हुए यही मसल जो है वो टंग को थोड़ा बाहर की तरफ करता है। अगर ये इसका लीजन हो जाएगा तो सांस रुक जाने का ख़तरा होता है। तो जीनियोग्लॉसस अगर तो एक साइड के डैमेज हो तब जो होता है, अगर हम टंग को प्रोट्रूड करते हैं तो जिस साइड का लीजन होता है टंग उसी साइड पे डेविएट कर जाती है। तो हम इसे कह सकते हैं कि इप्सीलेटरल टंग डेविएशन हो जाती है। किसकी वजह से? 12th नर्व की वजह से। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इप्सीलेटरल टंग डेविएशन किसकी वजह से? 12th क्रेनियल नर्व की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे कौन सा डैमेज हो रहा है? मीडियल लेमिनिस्कस। तो लीजन में थोड़ा सा ना यहाँ पे भी आपने करना है, मैं यहाँ से भूल गई थी। हाइपोग्लॉसल नर्व साथ में मीडियल लेमिनिस्कस, ये पूरा स्ट्रक्चर है लीजन में आ जाता है। अब मीडियल लेमिनिस्कस अगर डैमेज होगा तो हमें पता है कि मीडियल लेमिनिस्कस जो है वो प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन लेके जाता है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो सारी होती हैं फाइन टच वगैरह वाली, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन वाली, वो मीडियल लेमिनिस्कस की वजह से होती है। तो मीडियल लेमिनिस्कस का अगर डैमेज हो जाएगा तो यहाँ पे भी हमें कॉन्ट्रालैटरल ही मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि पायरमिड के लेवल पे इन्होंने डेक्यूजेट करना होता है। तो डेक्यूजेशन पे ये डैमेज हो रहे हैं, तो अगर लेफ़्ट साइड वाली राइट पे लेकर आ रही है तो इसके डैमेज की वजह से कॉन्ट्रालैटरल, और क्या मिलेगा हमें? कॉन्ट्रालैटरल हेमी एनेस्थीसिया मिलेगा। सेंसरी इन्फॉर्मेशन का अगर लॉस हो तो हम इसे हेमी एनेस्थीसिया कहते हैं। तो कॉन्ट्रालैटरल हेमी एनेस्थीसिया हमें यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारा डैमेज हो रहा है यहाँ पे वो है जी कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, या हम इसे पायरामिड बोल देते हैं। तो पायरामिड जो है पता है कि ये मोटर इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है, इंफीरियर लोअर मोटर न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है। तो जब मोटर लॉस हो जाएगा इसे हम हेमी पैरासिस कहते हैं। ये भी कॉन्ट्रालैटरल, क्योंकि मेडुला के लेवल पर इन्होंने डेक्यूजेट करना होता है। कॉन्ट्रालैटरल हेमी पैरासिस। तो ये चीज़ें कंप्लीट होगी, हमें क्या मिलता है? इप्सीलैटरल टंग डेविएशन मिलती है, कॉन्ट्रालैटरल हेमी पैरासिस, हेमी एनेस्थीसिया मिलता है मीडियल लेमिनिस्कस की वजह से, और पायरामिड की वजह से कॉन्ट्रालैटरल हेमी पैरासिस नज़र आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाता है लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम। अब लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर डैमेज होते हैं? तो पहले तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये न्यूक्लियस एम्बिगुअस का डैमेज होता है, न्यूक्लियस एम्बिगुअस। उसके बाद एंटीरियरली अगर हम जाएं तो यहाँ पे ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियस भी आ जाते हैं, इंफीरियर सेरिबेलर पोडंकल आ जाता है इसके अंदर, और इस चीज़ को आप यहाँ पे मिला दें। अगर तो न्यूक्लियस एम्बिगुअस डैमेज होगा, न्यूक्लियस एम्बिगुअस के बारे में मैंने आपको बताया था, स्पेशल विसरल इफरेंट फाइबर्स ये होते हैं जो कि जो है स्पेशल विसरल इफरेंट मतलब जो ब्रेकियल आर्टरी से स्ट्रक्चर डिराइव होते हैं उनको करते हैं। अब इसके अंदर 9th 10th एंड 11th क्रेनियल नर्व शामिल थी, जिन्होंने मिलके यहाँ पे फेरेंजियल प्लेक्सिस बनाना होता है। फेरेंजियल प्लेक्सिस का पता है हमें, इन्होंने कंस्ट्रिक्टर मसल्स को सप्लाई करना होता है फेरेंक्स के, साथ में सॉफ्ट पैलेट के मसल्स को सप्लाई करना होता है। तो अगर ये इसको सप्लाई नहीं करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? न्यूक्लियस एम्बिगुअस की वजह से यहाँ पे हमें मिलेगा डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब है कि हम स्वेल्विंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने कंस्ट्रिक्टर मसल्स और फेरेंक्स को सप्लाई करना है। तो अगर फूड को कंस्ट्रिक्ट करके नीचे नहीं लेके जाएंगे तो डिस्फेजिया हो जाएगा। डिसफोनिया भी यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि इसने इंटरनल मसल्स और लैरिंक्स को सप्लाई करना है। डिसफोनिया, लैरिंक्स सप्लाई नहीं करेगा तो हम बोल नहीं पाएंगे, डिस्फोनिया हो जाएगा। इसके अलावा क्योंकि इसने सॉफ्ट पैलेट को सप्लाई करना होता है, तो सॉफ्ट पैलेट के मसल्स की और यूविला के मसल्स की भी वीकनेस की वजह से यहाँ पे हो जाएगा इप्सीलैटरल वीकनेस ऑफ सॉफ्ट पैलेट, इप्सीलैटरल वीकनेस ऑफ सॉफ्ट पैलेट मसल्स की। इसके बाद कौन सी चीज़ हमें डैमेज नज़र आती है? ये पिंक कलर से हमें नज़र आ रहा है, ये तो एक हो गया इसका। दूसरा हमें पिंक कलर से यहाँ पे नज़र आ रहा है वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। वेस्टिबुलर न्यूक्लियस का हमें पता है कि इन्होंने बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना होता है, इक्विलिब्रियम को, जो कि हमने इंटरनल एयर के अंदर देखा था कि मेक्यूला और क्रिस्टा एम्पुलैरिस से यहाँ पे जो है वो फाइबर्स आते हैं। मेक्यूला जो है
वो लीनियर एक्सेलरेशन के लिए है, और जो दूसरे वाला है वो डायनामिक एक्सीलरेशन के लिए क्रिस्टा एम्पुलैरिस से आ जाए। तो मैक्यूला और क्रिस्टा एम्पुलैरिस से लीनियर और डायनामिक ये पिंक कलर से हमें नज़र आ रहा है। ये तो एक हो गया इसका। दूसरा हमें पिंक कलर से यहाँ पे नज़र आ रहा है वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। वेस्टिबुलर न्यूक्लियस का हमें पता है कि इन्होंने बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना होता है, इक्विलिब्रियम को, जो कि हमने इंटरनल एयर के अंदर देखा था कि मैक्यूला और क्रिस्टा एम्पुलैरिस से यहाँ पे जो है वो फाइबर्स आते हैं। मैक्यूला जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन के लिए है, और जो दूसरे वाला है वो डायनामिक एक्सीलरेशन के लिए क्रिस्टा एम्पुलैरिस से आ जाए। तो मैक्यूला और क्रिस्टा एम्पुलैरिस से लीनियर और डायनामिक एक्सीलरेशन को मेंटेन करता है यहाँ पे। तो जब ये नहीं होगा तो वर्टिगो होगा। वर्टिगो का मतलब है कि हम बैलेंस, मतलब अगर हम घूमने लगे हैं तो पर्सन घूमते घूमते गिर जाएगा, क्योंकि उसके लिए रुकना मुश्किल हो जाता है, वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन नहीं कर पाता। तो वर्टिगो के साथ साथ हमें नेओजिया भी नज़र आता है कुछ केसेस के अंदर, वॉमिटिंग और डिप्लोपिया भी हो जाता है इस वजह से, क्योंकि आइज़ मूवमेंट को भी ये कंट्रोल करता है अप टू सम एक्सटेंट। क्योंकि अब कॉक्लियर न्यूक्लियस भी साथ में कुछ हो रहे हैं, मतलब इसी वजह से, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस की वजह से हमें डिप्लोपिया भी, ब्लरिंग ऑफ वेन जो है वो भी नज़र आती है। उसके बाद अगर कॉक्लियर न्यूक्लियस डैमेज हो रही हैं, ये भी पिंक कलर से मैं लिखूँगी, कॉक्लियर न्यूक्लियस सेंस ऑफ हेयरिंग से रिलेटेड है, जो कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टी ऑफ द इंटरनल ईयर जो है, हमने देखा हुआ है पहले इंटरनल ईयर के अंदर, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी से हेयरिंग वाली इन्फॉर्मेशन जो लेकर आ रहा है वो डैमेज हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमें सेंसोरी न्यूरल डेफनेस नज़र आएगी। ठीक है, 3 हमने साइंस में देख लिए। थर्ड वन है सेंसोरी न्यूरल डेफनेस होगी। उसके बाद जो है हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है ये स्पाइनल ट्रैक्ट के डैमेज की वजह से। तो स्पाइनल ट्रैक्ट अगर डैमेज होगा तो इसकी वजह से हमें इप्सीलैटरल सेंसरी लॉस नज़र आएगा, या फिर हमें कह सकते हैं इप्सीलैटरल हेमी एनेस्थीसिया नज़र आएगा। थोड़ा रफ हो रही है डायग्राम, लेकिन आप बस देख लें, क्योंकि अगर किसी और पेज पे करूँगी तो यहाँ से सामने बताना मुश्किल होगा। अब यहाँ पे इप्सीलैटरल हेमी पैरासिस हमें नज़र आती है, किसकी वजह से? स्पाइनल ट्रैक की वजह से। उसके बाद और लैटरली हम जाएँ तो हमें ये ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जिसको हमने कहा था इन्फीरियर सेरिबेलर पोडंकल। अगर इन्फीरियर सेरिबेलर पोडंकल का डैमेज हो जाए, हमें पता है सेरिबेलम ने बॉडी की गेट को कंट्रोल करना होता है, प्रॉपर मूवमेंट्स करानी होती हैं। अगर ये नहीं होगा तो यहाँ पे सेरिबेलर एटेक्सिया हो जाएगा, और वो भी कौन सी साइड पे? इप्सीलैटरल साइड पे, क्योंकि हमें पता है कि सेरिबेलम जो है वो सेम साइड को कंट्रोल करता है, इन कंट्रास्ट टू सेरिब्रम जो कि ऑपोजिट साइड को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे हमें नज़र आएगा इप्सीलैटरल सेरिबेलर एटेक्सिया, इप्सीलैटरल सेरिबेलर एटेक्सिया। एक और स्ट्रक्चर भी हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है पर्पल कलर का, जिसे हम कहते हैं लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक या स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। तो ये जो है लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक या स्पाइनल ट्रैक, जिसने ऊपर मिलकर बना देना होता है, तो ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके जाती है पूरी बॉडी से। ये जो हमने ट्राइजेमिनल के लिए पढ़ी थी, तो इप्सीलैटरल सेंसेशन का लॉस होता है फेस के लिए, और यहाँ पे कॉन्ट्रालैटरल सेंसेशन का लॉस होगा पूरी बॉडी का, या जिस साइड पे लियन हुई है उससे ऑपोजिट साइड। अगर दोनों का लियन हो गया तो फिर दोनों साइड पे, वरना जो है इसका कॉन्ट्रालैटरल साइड होगी। इसके अलावा हमें एक और यहाँ पे डिफ्यूज़ सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जिसके बारे में मैंने बताया था कि पहले रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है, और उसके साथ जो हमें डिफ्यूज़ डिसेंडिंग सिंपैथेटिक ट्रैक्स नज़र आ रही हैं। अभी डिफ्यूज़ डिसेंडिंग सिंपैथेटिक ट्रैक्स अगर डैमेज हो जाते हैं तो इससे क्या होता है, अब इन्होंने सप्लाई करना होता है प्यूपल को, इन्होंने डायलेट करवाना होता है। अगर प्यूपल डायलेट नहीं होंगे, मतलब एक तो इनके पास ये 3 स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करते हैं, आप याद रखिएगा। पहले मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ, इन्होंने डायलेटर प्यूपिलाई को सप्लाई करना होता है, डायलेटर प्यूपिलाई, यानी कि इन्होंने प्यूपल को डायलेट करना होता है। सेकेंडली ये जो हैं सप्लाई करते हैं लेवेटर पाल्पेब्री सुपीरियरस को, यानी जिन्होंने आईलिड को एलिवेट करना होता है। इसके अलावा कुछ स्वेट ग्लैंड्स को भी ये सप्लाई करती है। तो अगर इसका लियन हो गया, तीनों स्ट्रक्चर लॉस हो जाएंगे। अगर डायलेटर प्यूपिलाई का लॉस हो गया, मैं यहाँ पे इधर लिखने लगी हूँ, 5th वाला में मिस हो गया, पहले 6th ही लिख लेती हूँ। ऐसे करते हैं, न्यू पेज पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर इन्होंने प्यूपल को सप्लाई नहीं किया, डायलेटर प्यूपिलाई को, तो यहाँ पे प्यूपल की कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं मियोसिस। प्यूपल की कंस्ट्रिक्शन यानी कि मियोसिस। उसके बाद क्या बोला था कि लेवेटर पाल्पेब्री सुपीरियरस को सप्लाई करना होता है, वो नहीं होगा तो टॉसिस हो जाएगी, टॉसिस यानी कि आईलिड ड्रूप हो जाएंगी। सेकेंडली स्वेट ग्लैंड को सप्लाई करती है, तो अगर ये नहीं होगा तो एनहाइड्रोसिस हो जाएगी।
ये साइन हमने पहले भी देखे हुए, किसके अंदर देखे थे? हॉर्नर सिंड्रोम के अंदर। तो ये हॉर्नर सिंड्रोम वाले सिम्टम्स हमें यहाँ पे मिलते हैं तीनों, किसकी वजह से? डिफ्यूज डिसेंडिंग सिंपैथेटिक ट्रैक्ट्स की वजह से। अब हम दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं लीजन्स को। अगर यहाँ से शुरू करते हैं, पहले इन्फीरियर सेरिबेलर पेडुंकल का हुआ तो यहाँ पे हमें इप्सी लैटरल सेरिबेलर एटेक्सिया नज़र आएगा। यहाँ पे ये स्पाइनल ट्रैक्ट का हुआ तो जाहिर बात है फेस की जो कॉन्ट्रालैटरल साइड की सेंसेशन है, इप्सी लैटरल साइड की सॉरी, वो लॉस हो जाएंगी। अगर ये कॉक्लियर न्यूक्लियस डैमेज हुआ तो सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो जाएगा, डेफनेस हो जाएगी। अगर वेस्टिबुलर की हुई तो वर्टिगो, साथ में नियोजिया, डिप्लोपिया, वॉमिटिंग, सारी सेंसेशन नज़र आ जाएंगी। अगर न्यूक्लियस एम्बिगस को हुआ तो यहाँ पे डिस्फेजिया, डिस्फोनिया और सॉफ्ट पैलेट के मसल्स की वीकनेस हो जाएगी। डाउनवर्ड आ जाते हैं, यहाँ पे लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का हुआ तो हमें कॉन्ट्रालैटरल साइड पे हेमी एनेस्थीसिया नज़र आएगा। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हो गए हैं हमारे। इसके अलावा ये डिफ्यूज सिम्पैथेटिक ट्रैक से रह गया, तो हमने देखा है कि इन्होंने पीपल को एलिवेट करना होता है, अगर नहीं होगा तो टॉसिस हो जाएगी। इन्होंने पीपल्स को डायलेट करना है, अगर नहीं होगी तो मियोसिस हो जाएगी। इन्होंने स्वेट ग्लैंड को सप्लाई करना है, अगर नहीं होगी तो एनहाइड्रोसिस हो जाएगी। और ये सारे सिम्टम जो हैं वो हॉर्नर सिंड्रोम के हैं। अब हमारा लास्ट क्लिनिकल रह गया जिसको हम बोलते हैं आर्नल्ड-क्यारी सिंड्रोम। आर्नल्ड-क्यारी सिंड्रोम। अब इस सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, कॉज इसका क्या है? यहाँ पे एक्चुअली इंट्राक्रीनियल प्रेशर जब राइज करता है और कोई जगह नहीं मिल रही होती, जो टॉन्सिल्स होती हैं सेरिबेलम के और मेडुला ऑब्लोंगेटा को, तो वो नीचे की तरफ डिसेंड कर जाते हैं। उनके डिसेंड की वजह से जो है सेरिबेलम कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, उसके सारे न्यूक्लियस जो उसके अंदर पड़े हैं वो डैमेज हो जाएंगे। साथ में जो हमें पता है यहाँ पे सेंट्रल कैनाल होती है, इस लेवल पर सेंट्रल कैनाल अगर कंस्ट्रिक्ट हो गई, इसका मतलब है ऊपर का CSF जो है वो नीचे की तरफ नहीं आ पाएगा। जब ऊपर का CSF नीचे की तरफ नहीं आ पाएगा तो ऊपर जो है इंट्राक्रीनियल प्रेशर और राइज कर जाएगा, जिसे हम कहते हैं इंटरनल हाइड्रोसेफलस। ठीक है, हम इन स्ट्रक्चर्स को सारी चीज़ों को लिखते हैं। पहले तो इसके कॉज को देख लेते हैं। कॉज मैंने क्या बोला, ये एक्चुअली 2 टाइप के होते हैं आर्नल्ड-क्यारी सिंड्रोम। फर्स्ट वाला इतना ज़्यादा सवेयर नहीं होता, उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ टॉन्सिल्स ऑफ सेरिबेलम जो है नीचे की तरफ डिसेंड कर जाते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा से नीचे आ जाते हैं। ये टाइप 1 के अंदर होता है। टाइप 2 के अंदर टॉन्सिल्स ऑफ सेरिबेलम के साथ वर्मिक्स ऑफ सेरिबेलम भी नीचे आ जाता है। तो इसके क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स वास्ट होते हैं, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। साथ में इसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो भी एब्लोंगेटा, ये भी नीचे की तरफ डिसेंड कर जाते हैं। टॉन्सिल्स, वर्मिस समटाइम्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ये डिसेंड कर जाती हैं। अब इसके साइंस की तरफ आ जाते हैं। साइंस हमें क्या मिलेंगे? एक तो पहले सिंपल हमने देख लेना है कि यहाँ पे चारों क्रेनियल नर्व जो हमें पता चली है ना, कौन कौन सी क्रेनियल नर्व यहाँ से भला निकलती हैं? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं क्रेनियल नर्व। ठीक है, अब 9वीं ये ग्लॉसोफेरेंजियल अगर डैमेज होगी तो जीनियोग्लॉसस मसल को नहीं करेगी, तो यहाँ पे जो है इप्सी लैटरल जो है टंग डेविएशन हो जाएगी। अगर वेगस नर्व को नहीं करेगी तो बॉडी के अंदर ये पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई करती है, वो सारी सिम्पैथेटिक सप्लाई नहीं होगी और बहुत ज़्यादा वास्ट क्लिनिकल इसके नज़र आते हैं। एसेसरी न्यूक्लियस जो है इसके भी जो क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स हमें नजर आएंगे। सॉरी, ये ग्लॉसोफेरेंजियल मैंने यहाँ पे हाइपोग्लॉसा में बताना था, ये जीनियोग्लॉसस मसल के लिए। तो हाँ, ये सारे क्लिनिकल्स आप देख लीजिएगा, इनके रिस्पेक्टिव मैं इन पर वीडियोस बनाऊंगी इंशाल्लाह। इन सारे क्रेनियल नर्व्स की डैमेज की वजह से कौन से साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं। तो हम आगे की तरफ चलते हैं। एक तो पहले ये 4 क्रेनियल नर्व जो हैं इनकी वजह से साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे वो। दूसरा, यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती है सेंट्रल कैनाल की। सेंट्रल कैनाल की ब्लॉकेज की वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो लाजमन राइज हो जाना होता है। अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज हो जाता है तो हम इसे बोलते हैं इंटरनल हाइड्रोसिफलस। तो हमें इंटरनल हाइड्रोसिफलस नज़र आएगा। उसके बाद अब क्योंकि इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज हो रहा है तो यहाँ पे हमें हेडेक नज़र आता है। हेडेक भी किस तरह का कि पोस्टीरियरली अराइज करते हैं और आगे की तरफ रेडिएट करते हैं। ये इसका क्लासिक साइन है कि पोस्टीरियर से, बैक से ये हेडेक शुरू होता है और आगे की तरफ रेडिएट करता है। इसके साथ साथ हमें, क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा नीचे की तरफ आ गया है, तो हमें यहाँ पे नेक स्टिफनेस मिलेगी। ठीक हो गया। अब ये हमें 4 साइन सिम्टम नज़र आएंगे। अब यहाँ पे जो चीज़ बहुत डेंजरस है, आपने याद रखनी है, अगर किसी पेशेंट को
ये वाला आर्नल्ड कैरी सिंड्रोम हो गया और उस पॉइंट पर हम उसका लंबर पंक्चर कर देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। क्यों डेंजरस साबित हो सकता है? क्योंकि पहले ही इंट्राक्रेनियल प्रेशर ऊपर राइज़ किया हुआ है। हम नीचे से जब CSF को निकालेंगे तो नीचे प्रेशर और कम हो जाएगा और ऊपर से जो स्ट्रक्चर है वो मज़ीद नीचे की तरफ डिसेंड करने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। मतलब कि लंबर पंक्चर से फर्दर हर्निएशन हो सकती है, आपने याद रखना है, फर्दर हर्निएशन हो सकती है। अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं। तो ट्रीटमेंट जो है सर्जिकल होता है। हम यहाँ पे जो है पीछे की तरफ जो पहली वर्टिब्रा होती है, एटलस जिसे कहते हैं, उसको हटाते हैं, अंदर की तरफ इंसिजन देते हैं 10 सेंटीमीटर तकरीबन, और फिर अंदर जाके जो है इन दोनों को इस तरह से सेपरेट कर देते हैं, जो मतलब मेडुला को सेंट्रल मीडियन सर्कस से इस तरह से सेपरेट करते हैं और स्पेस प्रोवाइड करते हैं वर्टिब्रा को हटा के, ताकि ये इसको ऊपर ही स्पेस मिल सके और ये ज़्यादा नीचे डिसेंड ना करे, और जो क्रेनियल नर्व है वो भी कंप्रेस ना हो, साथ में जो इंटरनल हाइड्रोसेफ्लस हो रहा है कंस्ट्रिक्शन की वजह से, ब्लॉकेज सेंट्रल कैनाल की वजह से, वो भी ना हो। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयर।